सभी विद्यार्थी का स्वागत है आपके अपने चैनल AK क्लासेस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके प्रथम शिफ्ट में हुए हैं परीक्षा। उसके सभी प्रश्न हम लोग आज के इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। और क्लास 10th 2026 के लिए आप सभी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो यह लगभग 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो यह 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप सभी विद्यार्थी को पता चलेगा कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, जो कि यह सभी क्वेश्चन 2024 के फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप सभी विद्यार्थी बारीकी तरीके से यह 40 ऑब्जेक्टिव को कर लीजिए ताकि आपको पता चल पाए कि आपके एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी जरूर यह 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पढ़िएगा। तो चलिए आज का क्लास हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी विद्यार्थी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप सभी विद्यार्थी अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी 2024 में पूछे गए प्रश्न हिंदी का क्वेश्चन पढ़ पाए और उनका भी फाइनल बोर्ड परीक्षा का तैयारी हो पाए और उनको भी पता चल पाए कि ये आपके एग्ज़ाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को शेयर। तो चलिए आज का क्लास हम लोग फाइनली स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित चिन्हों में से कौन प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है। हमसे क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित चिन्हों में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है, हमें बताना है कौन सा प्रश्नवाचक चिन्ह है। और आपके एग्जाम में फर्स्ट नंबर क्वेश्चन व्याकरण से रहता है। किससे रहता है तो लगभग 1 से लेकर लगभग 15-20 क्वेश्चन तक व्याकरण के क्वेश्चन मिलेगा आपके एग्जाम में। तो फर्स्ट नंबर में व्याकरण का क्वेश्चन रहता है। तो आप सभी विद्यार्थी सभी क्वेश्चन को पढ़िएगा और बारीकी तरीके से आंसर दीजिएगा। तो हमसे पूछा है निम्नलिखित चिन्ह में से कौन प्रश्नवाचक यानी प्रश्न का चिन्ह कौन सा होता है। लगभग सभी विद्यार्थी को पता होगा हमारा राइट आंसर क्या होगा। तो ए होगा। प्रश्नवाचक चिन्ह कुछ ऐसे होता है। किस प्रकार होता है तो कुछ ऐसे होता है। हमारा राइट आंसर ए वाला होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर में पूछा गया है निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी कौन सी भाषा है जिसको देवनागरी लिपि के रूप में लिखी जाती है। तो हम कई बार बताते हैं हिंदी हो गया, नेपाली हो गया, मराठी हो गया, यह तीनों भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। हमारा राइट आंसर कौन सा होगा तो डी होगा। हिंदी और नेपाली भी है, मराठी भी है, यह तीनों के तीनों कौन भाषा में लिखी जाती है तो देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। तो आपको सभी क्वेश्चन याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 नंबर में निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है तो वैसी संज्ञा जिससे किसी खास व्यक्ति के नामों का बोध हो या किसी खास स्थानों यानी जगह का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं तो संज्ञा टोटल 5 प्रकार के होते हैं। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है 3 नंबर में निम्न में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो बहन हमारा कौन सी संज्ञा हो जाएगी तो बहन कहने से कोई सारा बहन यानी पूरी बहन हो जाएगी, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। मित्रता भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है और घर भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा तो डी होगा। क्या होगा तो डी होगा। दीपावली जो है ना वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि महोत्सव का नाम है। क्या है तो क्योंकि महोत्सव का नाम है। छठ से 6 दिन पहले यह दीपावली मनाया जाता है। किसी उत्सव यानी महोत्सव का नाम है तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। तो 3 का राइट आंसर क्या होगा तो डी होगा। आपको यह क्वेश्चन याद में रखना है, क्वेश्चन पूछता है। अगला नंबर क्वेश्चन है प्रवेश शब्द कौन लिंग है। प्रवेश शब्द कौन सा लिंग है तो प्रवेश हमारा स्त्रीलिंग होता है। हमारा राइट आंसर क्या होगा 4 के ए होगा, स्त्रीलिंग होता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है और बुक का भी क्वेश्चन आएगा। तो आप सभी विद्यार्थी अभी व्याकरण का क्वेश्चन आ रहा है, बुक का भी क्वेश्चन आएगा। तो आप सभी विद्यार्थी बारीकी तरीके से पढ़िए, सभी क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और यही सभी क्वेश्चन आपके एग्जामों में देखने को आपको मिलते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी बारीकी तरीके से पढ़िए। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कारक के कितने भेद है। कारक के कितने भेद होते हैं तो कारक के टोटल 8 भेद होते हैं। हमारा राइट आंसर क्या होगा तो ए होगा। 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं तो 8 भेद होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 9 नंबर कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, यानी कर्ता कारक का चिन्ह क्या है तो कर्ता ने कर्म को होता है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा तो हमसे पूछा है कर्ता कारक के तो कर्ता ने क्या होता है तो कर्ता ने। हमारा राइट आंसर क्या होगा तो बी होगा। किस में ने तो बी वाले ऑप्शन में है। तो हमारा राइट आंसर बी होगा। कर्ता ने कर्म को। अगर हमसे पूछता
कर्म कारक का, क्या हमसे पूछता कर्म कारक का, तो कर्म कारक का हमारा को होता, कौन सा होता था, को होता। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद में रखता है। कर्ता हमसे पूछा कर्ता कारक का चिन्ह कौन सा है, तो कर्ता ने हमारा राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 9 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है सर्वनाम के कुल कितने भेद है, और यही सभी क्वेश्चन आपके व्याकरण से पूछे जाते हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इस पीरियड के साथ सभी क्वेश्चन को पढ़िए बार के तरीके से। तो सर्वनाम के कुल कितने भेद है, तो सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ए होगा, 6 भेद होते हैं। और कारक के 8 भेद होते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। और विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है अगला नंबर, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे विशेषण कहते हैं। हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो सी होगा, विशेषण कहते हैं। 14 का राइट आंसर सी होगा। और जो विशेषण के विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, तो जो विशेषण की विशेषता बताए उसे प्रविशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, तो उसे प्रविशेषण कहते हैं। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है, किसे कहते हैं, जो विशेषता विशेषण की विशेषता बताता है उसे प्रविशेषण कहा जाता है। तो यही क्वेश्चन आप के एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, शिक्षक शब्द का क्या अर्थ है। और यहाँ से बुक का क्वेश्चन आता है, क्या होता है, तो बुक का क्वेश्चन आता है। तो शिक्षक शब्द का क्या अर्थ होता है, तो शिक्षक का अर्थ होता है मोम। क्या होता है, तो मोम होता है। हमारा राइट आंसर सी होगा, मोम। शिक्षक का अर्थ क्या होता है, अति प्राचीन यानी पुराने। जो पुराने समय में मानव अपने नाखूनों को यानी नवों को रंगने के लिए किसका प्रयोग करता था, तो अलता का, और मोम से चिकना करता था। यही जो मोम था ना, यही से चिकना करके अपना नाखूनों को बहुत बड़ा करता था और प्रतिद्वंदियों को पछाड़ कर यानी अपना पेट भरता था पुराने समय में। तो आपको याद रखना है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो सी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी की किस कहानी से सवार ली गई है, यानी किस कहानी से लिया गया है, तो यह कन्नड़ कहानियों से लिया गया है। हमारा राइट आंसर डी होगा, कन्नड़ कहानी से लिया गया है दही वाली मगम्मा। और दही वाली मगम्मा का अनुवादक कौन है, तो श्रीनिवास है। कौन है, तो श्रीनिवास है। क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जामों में कि दही वाली मगम्मा का अनुवादक कौन है, तो श्रीनिवास है, जिसका जन्म उड़ीसा में हुआ था। तो आपको याद रखना है। और दही वाली मगम्मा क्या बेचती थी, तो दही बेचती थी। क्या बेचती थी, तो मगम्मा दही बेचती थी। कहाँ बेचती थी, तो गाँव के अवलरों के पास बेचती थी, जो कि शहर में ले जाके, कहाँ, तो शहर में गाँव गाँव घूम कर बेचती थी दही। कहाँ, तो शहर में। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद में रखना है। और मगम्मा के बहू का नाम नजम्मा था। तो जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे ना, तब आपको हम बार के तरीके से पढ़ाएंगे, एकदम पूरा अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे कि आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा और कहानी के तरह आपको याद हो जाएगा सभी क्वेश्चन। और आपको से जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा वो 100% बन जाएगा। तो कहानी की तरह यह है। तो आपको हम जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे उस समय बार के तरीके से समझाएंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, अवलरू के पास किस गाँव की रहने वाली निम्न में से कौन थी। तो अवलरू के पास कौन दही बेचने का काम करता था, तो मगम्मा बेचने का काम करता था। हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो ये होगा, अवलरू के पास यानी शहर में। अगला नंबर क्वेश्चन है, बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसा, क्या है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको नीचा कर लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार बाढ़ आएगी। तो ऐसा किसको लग रहा था, तो ऐसा लक्ष्मी को लग रहा था। हमारा राइट आंसर बी होगा, लक्ष्मी को लग रहा था। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, तो लक्ष्मण था। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, तो कोलकाता में नौकरी करता था। कहाँ नौकरी करता था, तो कोलकाता में नौकरी करता था। और लक्ष्मण का पति लक्ष्मी का पति इतना पैसा नहीं कमाता था जिससे उसका घर की खर्चा चल पाए। इसलिए लक्ष्मी भी काम करती थी, यानी मेहनत करके रुपये पैसा कमाती थी। कहाँ कमाती थी, तो तहसीलदार के यहाँ काम करके रुपये पैसे कमाती थी। तो आपको याद में रखना है। हमारा राइट आंसर बी होगा, 36 का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी की लेखक का नाम क्या है। तो ढहते विश्वास कहानी के लेखक का नाम क्या है, तो सात कौड़ी होता है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, तो सी होगा, सात कौड़ी होता है। और माँ कहानी किसके द्वारा लिखी गई है, तो ईश्वर पेटलिकर के द्वारा लिखी गई है। और श्रीनिवास किसका अनुवाद किया है, तो दही वाला मगम्मा पाठ का अनुवाद किया है। और सुजाता का क्या वास्तविक नाम क्या था, तो सुजाता का वास्तविक नाम एस रंगराजन था। क्या था, तो एस रंगराजन था। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद में रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, मंगू किस समय से पागल थी। जो मंगू था यह किस समय से पागल थी, तो मंगू जन्म से ही पागल थी।
हमारा राइट आंसर ए होगा, जन्म से ही पागल थी। और आपसे क्वेश्चन पूछता है मंगू को क्या हुआ था? तो तेज बुखार हुआ था। क्या हुआ था? तो तेज बुखार हुआ था। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद में रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो नगर है। नगर कहानी के लेखक कौन है? तो सुजाता है, जिसका वास्तविक नाम एस रंगराजन है। हमारा राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दूर से ही कौन ललकारता है एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता के किससे ली गई, किसको कहा गया है? तो ये दूर से कौन ललकारता है? तो दूर से बूढ़ा वृक्ष ललकारता है। हमारा राइट आंसर डी होगा, बूढ़ा वृक्ष ललकारता है। और आपसे पूछता है, क्वेश्चन में पूछता है कई बार कि बूढ़ा वृक्ष कहाँ मिलता था? तो लेखक के दरवाजे पे मिलता था। कहाँ मिलता था? तो दरवाजे पे मिलता था लेखक को। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद में रखना है। और वृक्ष की सूखी डालियाँ किस तरह दिखाई देती थी? तो वृक्ष की सूखी डालियाँ राइफल की तरह दिखाई देती थी। किस तरह? तो राइफल की तरह वृक्ष की सूखी डालियाँ दिखाई देती थी। और आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, जब लेखक घर लौटा तो क्या नहीं था? तो जब लेखक घर लौटा तो यही बूढ़ा वृक्ष नहीं था जो कि कट गया था। क्या हुआ था? तो कट गया था। तो आपको याद में रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, उसका खरगोश की खालसी बेचैनी में, यह पंक्ति किस कविता की है? तो अक्षर ज्ञान से यह कविता लिया गया है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो डी ए होगा, अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान कविता के लेखक कौन है? तो अनामिका है। कौन है? तो अनामिका है। कौन है? तो अनामिका है अक्षर ज्ञान कविता का लेखक। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद में रखना है। और अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुजफ्फरपुर में हुआ था। तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो भ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। हमारा राइट आंसर सी होगा, ओष्ठ है। और आपसे पूछेगा क का उच्चारण स्थान क्या है? तो क का उच्चारण स्थान, क ख ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो आपको ये भी याद रखना है। और ट ठ ड ढ का, ट ठ ड ढ का किसका? ट ठ ड ढ का किसका होता है? तो ट ठ ड ढ का मुर्दा होता है। तो आपको ये भी याद रखना है। त थ द ध किसका? त थ द ध का होता है किसका? तो त थ द ध का होता है तालु। तो आपको याद में रखना है। और प फ ब ब का ओष्ठ होता है। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद में रखना है। तो 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा सी होगा। क्या होगा? तो सी होगा राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, जगनंदन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगदानंदन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि विच्छेद से क्वेश्चन पूछता है, पहले पूछेगा कि संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के टोटल 3 भेद होते हैं, सर्व संधि, व्यंजक संधि और विसर्ग संधि। और हमसे पूछा है जगत दानदन के संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगत जोड़ आनंदन होगा। हमारा राइट आंसर ए होगा, जगत जोड़ आनंदन होगा। हमारा राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है? जो नहीं होने वाला है उसके लिए एक शब्द क्या है? तो असंभव है। हमारा राइट आंसर ए होगा, असंभव है। क्या है? तो असंभव है, जो नहीं हो सकता है वह कभी नहीं हो सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए गए थे? तो किसके प्रोत्साहन पर गए थे? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे। हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो बी होगा, बड़ौदा नरेश के। और भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1869 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1869 ईस्वी में हुआ था। सॉरी, 14 अप्रैल, हाँ 1800, क्या क्वेश्चन पूछा है? 1891, सॉरी बाई मिस्टेक यहाँ पे हो गया थोड़ा सा। तो भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर का जन्म महू गांव के मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो महू गांव के मध्य प्रदेश में। और भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। तो आपको यह क्वेश्चन याद रखना है। क्या करना है? तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म 1891 ईस्वी में 14 अप्रैल के महू गाँव के मध्य प्रदेश में हुआ था। तो आपको याद रखना है। और कैसे परिवार में? तो दलित परिवार में हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन सा पाठ लिखा है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरणात्मक या रचनात्मक व्यक्ति कितने थे? तो 3 थे। कितने थे? तो 3 थे, कबीर दास, भगवान बुद्ध, ज्योतिबा फुले, यह तीनों थे। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। जो हम रिपीट करवाए उसको आप सब लोग बारीकी तरीके से समझ के याद रखिए। वैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे एकदम कहानी की तरह, आपको माइंड में 100% फिट हो जाएगा। जबकि न्यू बैच आएगा उसी समय पढ़ाया जाएगा। तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है,
द अनटचेबल किन की रचना है? द अनटचेबल किन की रचना है? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की रचना है। हमारा राइट आंसर सी होगा। क्या होगा? तो सी होगा। और महात्मा गांधी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो शिक्षा और संस्कृति के लेखक महात्मा गांधी हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था महात्मा गांधी का जन्म, जो कि गुजरात राज्य में हुआ था। और मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को मनाया जाता है, जो कि आपसे अहिंसक दिवस के रूप में, जो कि महात्मा गांधी को मार दिया गया था 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी से संग्रह से लिया गया है? तो यह किस कहानी संग्रह से लिया गया है? तो 20 के दांत तथा अन्य कहानी से लिया गया है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो डी होगा, 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ से। अगला नंबर क्वेश्चन है, सख्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ था। हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा 1925 ईस्वी में। अमरकांत कौन सा पाठ लिखा है? तो बहादुर लिखा है। पाठ के लेखक कौन है? तो यही अमरकांत है। तो आपको याद रखना है। हमारा राइट आंसर ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, यह किससे कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूंट में से निकल कर रखे गए थे, जो इसी चौपाई पर गिर गए? ऐसा किसने कहा था? लेखक के रिश्तेदार ने कहा था। हम यहाँ पे क्या है? लेखक की पत्नी है, इनमें से कोई नहीं। रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था। हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो बी होगा, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा था कि इसी चौपाई पर पैसे रखे थे, 11 रुपया खो गया और बहादुर पर चोरी का आरोप लगा दिया गया। तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो निराला की साहित्य पर हुआ था। हमारा राइट आंसर ए होगा, निराला की साहित्य साधना पर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर, पंडित बिरजू महाराज कानपुर के कितने साल के थे? तो कितने साल के थे? तो 2-2.5 साल के थे। हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो बी होगा, सॉरी क्या होगा? तो डी होगा, 2-2.5 साल के थे। अगला नंबर क्वेश्चन है, कवि रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? तो कवि रस खान को पुष्टि मार्ग की दीक्षा किसने दी? तो गोस्वामी तुलसीदास ने दिया था। राइट आंसर क्या होगा? तो ए होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किनकी रचनाओं के मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इस मुसलमान पे कोटि ये हिंद बारिए? तो किसकी पे कहा था? तो यह रस खान पे कहा था। हमारा राइट आंसर बी होगा, रस खान पे कहा था। और सुजान रस खान किसकी रचना है? तो यही रस खान की है। तो आपको याद रखना है। और कवि ने माली मालन किससे कहा है? तो राधा कृष्ण को कहा है। क्यों कहा है? कि कवि ने प्रेम में भरे नेत्रों से देखा है राधा कृष्ण के प्यार को, यानी प्रेम को। तो आप लोग समझ सकते हैं। जब सब्जेक्टिव पढ़ाएंगे तब बारीकी तरीके से पढ़ाएंगे, अभी ऑब्जेक्टिव सिर्फ देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, घानानंद किसके सैनिकों द्वारा मारे गए थे? घानानंद नादिर शाह के सैनिकों द्वारा मारे गए थे। हमारा राइट आंसर डी होगा। कब मारे गए थे? तो 1939 ईस्वी में मारे गए थे। और घानानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाना चाहते थे? सुजान के आंगन तक पहुँचाना चाहते हैं। क्यों पहुँचाना चाहते हैं? क्योंकि घानानंद अपनी प्रेमिका के वियोग, यानी अपनी प्यार के वियोग में रो रहे हैं, इसीलिए घानानंद अपने आंसुओं को सुजान कौन थी? एक नर्तकी थी, जो कि घानानंद की प्रेमिका थी। तो आप यानी घानानंद उससे प्यार करते थे। आप लोग सीधा सीधा समझ सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, भारत सौभाग्य नाटक किसकी रचना है? तो भारत सौभाग्य किसकी रचना है? तो बद्रीनाथ प्रेम घन चौधरी की रचना है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो ये होगा, बद्रीनाथ प्रेम चौधरी प्रेम घन की। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, पपाप्ती बेहोश क्यों थी? तो पपाप्ती बेहोश तेज बुखार के कारण थी। हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो डी होगा, तेज बुखार के कारण। पपाप्ती की उम्र कितना था? तो 12 वर्ष की था। कितनी थी? तो 12 वर्ष की थी पपाप्ती। तो आपको याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, ननकाना साहब आप कहाँ स्थित है? तो ननकाना साहब पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान तलवंडी में स्थित है। हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो बी होगा, पाकिस्तान में अवस्थित है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सिखों के 5वें गुरु कौन थे? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव थे। हमारा राइट आंसर डी होगा। और सिखे के प्रथम गुरु कौन से थे? तो गुरु नानक देव थे। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह जी थे 10वें गुरु। तो आपको ये भी क्वेश्चन याद में रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश के उत्पन्न हुए थे? तो कौन हुए थे? तो रसखान हुए थे। हमारा राइट आंसर डी होगा, रसखान हुए थे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर, रोन नदी कहाँ स्थित है? तो रोन नदी दक्षिण फ्रांस में स्थित है। आपको याद रखना है। और एफिल टावर भी। अगला नंबर क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल किस
को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो 1990 में मिला था। हमारा राइट आंसर सी होगा, 1990 में। अगला नंबर क्वेश्चन है, झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो झोले में टोटल 3 मछलियाँ थी। मछली लेकर कौन भागा? संतू भागा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भैया मछली अभी कट जाएगी ऐसा किसने पूछा? संतू ने पूछा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, गीताकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतिन्द्र मिश्र ने किस भाषा में किया था? यार जुलाहे में किया था। हमारा राइट आंसर बी होगा, यार जुलाहे। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां का वाद्य यंत्र का क्या नाम था? तो शहनाई था। हमारा राइट आंसर डी होगा, शहनाई था। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान पर मरण भी मंगल माना जाता है? तो काशी में माना जाता है। और देवनगरी की संज्ञा किसे दी गई है? तो यही काशी को। अगला नंबर क्वेश्चन है, नेक्स्ट नंबर, गांधी जी को किसने महात्मा की उपाधि दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। हमारा राइट आंसर बी होगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 100 नंबर, कोई संस्कृत इतने रत्न भंडार से भरी हुई है जितनी हमारी क्या है? यहाँ पे हटाते हैं थोड़ा सा इसको, अपनी संस्कृति है। यह किसका है? तो यह महात्मा गांधी की युक्ति है जो कि शिक्षा और संस्कृति से लिया गया है। और शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो यही महात्मा गांधी है। हमारा राइट आंसर सी होगा। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको यह प्रश्न पढ़ने में मज़ा आया कि ना, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और 21 मार्च को जरूर जुड़िए, न्यू बैच स्टार्ट होगा। तो ओके बाय।